बिस्मिल्लाह करते हैं। IS 8 में 4 चीजें होती हैं। 3 चीजें तो यहां पर लिखी हुई हैं। ये लिखा हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी से 2 बातें हैं, सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी, फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इस IS 8 2 चीजें कवर करता है अकाउंटिंग पॉलिसी की, सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग। मतलब क्या है इसका, हम कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके अप्लाई कर दें। क्या मतलब है अकाउंटिंग पॉलिसी का, कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल होना चाहिए या कॉस्ट मॉडल होना चाहिए, FIFO मेथड हो या वेटेड एवरेज हो। ये क्या है, IS 8 हमें गाइड करेगा। दूसरा, अगर जब कभी बाद में IFRS कह दे कि चेंज कर दो, या प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम मोर रिलायबल, मोर अप्रोप्रिएट, तो इसको चेंज करने के बाद इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो भी इसमें कवर होगा। दूसरा इसके अंदर होता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मतलब एस्टिमेट्स में क्या चीजें आती हैं, लाइफ चेंज हो जाए, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए। अच्छा, लाइफ जो होती है ना, सॉरी एस्टिमेट जो होता है ना, वो अमाउंट के साथ लिंक करता है, याद रखें। अनसर्टेनिटी ऑफ द अमाउंट, ये मैंने वैसे बातें बतानी भी है, अनसर्टेनिटी ऑफ द अमाउंट। ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी है ना, ये किस पे बेस करती है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मेजरमेंट बेस, प्रेजेंटेशन मेथड, इनके ऊपर। अच्छा आप भी ना लिखो, मैंने ये बातें सारी बारी बारी सबके साथ लिखानी है। और ये जो एरर है ना, ये कौन से एरर्स हैं, प्रायर पीरियड एरर्स। ठीक है, वो कहता है कि IS 8 के अंदर अगर हम देखें तो पहली बात, IS 8 3 चीजों को, बल्कि 4 चीजें में आ जाता है। एक आ जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या क्या आता है, सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी, सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी। एक मिनट बस वेट करिएगा। हाँ जी, सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। एक तो IS 8 इससे डील करता है, दूसरा IS डील करता है मेरे भाई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तीसरा डील करता है प्रायर पीरियड एरर। ठीक होगी बात। कहते हैं कि अगर आपके पास चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो आपने इसके जो इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेने हैं। ये कैसे लेने हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली। कैसे लेने हैं, मतलब आज चेंज कर रहे हैं लेकिन ऐसे करना है कि जब से शुरू से ही ऐसे था। मतलब जो इफेक्ट इसके पहले होने चाहिए थे वो भी एडजस्ट कर रहा। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली कि इस तरह से ट्रीट करना है, ट्रीटेड एज इट विल बी फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब है हमेशा से यही थी अकाउंटिंग पॉलिसी। मिसाल के तौर पर कल मैंने मिसाल दी थी कि अगर आपने FIFO मेथड से वेटेड एवरेज चले गए तो प्रॉफिट चेंज होते हैं। तो आज अगर आपने चेंज किया है तो जाहिर सी बात है, पहले तो FIFO था, आज वेटेड एवरेज हुआ है ना, पहले तो FIFO था। तो कहते हैं कि आपने इस तरह से पिछले सालों के प्रॉफिट्स वगैरह सबको चेंज करना है कि जैसे पहले भी वेटेड एवरेज ही होता था।
कि अगर वेटेड एवरेज होता तो प्रॉफिट क्या होते, उसी प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। ठीक होगी बात कि आपने कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी है, वो बात भी अभी बताता हूं कि कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं। तो वो आपने करना इफेक्ट क्या लेना है, रेट्रोस्पेक्टिवली क्या करना है, करंट ईयर भी प्रीवियस ईयर भी। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में आपने करना है सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर चेंज करना है और सब्सिक्वेंट ईयर चेंज करना अगर जरूरत पड़े तो। और प्रायर पीरियड एरर रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब वही बात, तो जब से गलती हुई है तब से लेकर अब तक सारे अकाउंट ठीक करने हैं। वो गलती का पता चल के हम ये तो नहीं कह सकते चलो रहने दो, पिछली गलतियों पे मिट्टी पाओ आगे चलते हैं, लेकिन गलतियां सारी ठीक करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म्स को प्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ फातिमा, रेट्रोस्पेक्टिवली सब्सिक्वेंट ईयर और प्रीवियस ईयर ट्रीटेड एज, ये अकाउंटिंग में ऐसी डेफिनेशन कोई नहीं लिखी करंट ईयर, वो कहता है ट्रीटेड एज फ्रॉम द बिगिनिंग, कि वो हमेशा से ऐसा ही था। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, करंट ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर। इसमें हमने इफेक्ट्स लेने हैं चेंज के। अकाउंटिंग पॉलिसी होता क्या क्या है और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या क्या चीजें। अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं पहली बात यह है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ये बेसिस होती हैं। बेसिस का मतलब क्या है कि किस बेस के ऊपर आपने काम करना है, FIFO मेथड लेना है, वेटेड एवरेज लेना है। इसे अकाउंटिंग कन्वेंशन भी कहते हैं। कहता है ये मेन 3 चीजों पर डिपेंड करती है। रिकग्निशन क्राइटेरिया, जिस जगह बात आ जाए रिकग्निशन क्राइटेरिया, वहां पर अकाउंटिंग पॉलिसी का जिक्र होगा। क्या मतलब है रिकग्निशन क्राइटेरिया का, पहले ये अब खत्म हो गया, पहले ऐसा होता था बोरोइंग कॉस्ट के एक्सपेंस को, क्वालिफाइंग एसेट्स के बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस आउट करना है, पहले बिजनेस के इख्तियार में होता था कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप ऐसा कर लो कि कैपिटलाइज कर लो या उसको एसपीएल में चार्ज कर दो। अब ऐसा खत्म हो गया, IAS 23 ने ये बात खत्म कर दी है। अब IAS 23 कहता है इसको क्वालिफाइंग एसेट्स के इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है अगर वो रिकग्निशन क्राइटेरिया पूरा कर रहा है तो कौन सा रिकग्निशन क्राइटेरिया है, वो डेट का कौन सी होनी चाहिए, अमाउंट कौन सी होनी चाहिए, वो सारी चीजें। पहले ऐसा होता था, पेपर में एकदम सवाल आ गया था, कहते हैं IAS 23 में ना पहले था हम करते थे कैपिटलाइज, अब हम प्लान कर रहे हैं कि इसको चेंज कर दें, हम अब इसको ना एसपीएल में चार्ज कर दें। तो इसका पता नहीं जवाब क्या था, कहते इट इज नॉट अलाउड बाय स्टैंडर्ड IAS 23। बस इतना ही जवाब था इसका कि ये स्टैंडर्ड अलाउ ही नहीं करता, लेकिन पहले था ऐसा। मतलब पहले आप कोई चीज रेवेन्यू एक्सपेंस में लिखते थे, अब उसको कैपिटलाइज में चेंज कर रहे हो, या पहले उसको कैपिटलाइज लिखते थे अब रेवेन्यू में चेंज कर रहे हो, इसे कहते हैं रिकग्निशन क्राइटेरिया चेंज कर रहे हो। रिकग्निशन क्राइटेरिया वो होता है कि आपने किसी भी एसेट्स को रिकग्नाइज कब करना है। तो कहते हैं इसमें रिकग्निशन क्राइटेरिया आता है, उसके बाद मेजरमेंट बेस आता है। ये मेजरमेंट बेस क्या होता है, कॉस्ट मॉडल पे रखना है या रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है या फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना है, ये सारा क्या कहलाता है, मेजरमेंट बेस। कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना अकाउंटिंग पॉलिसी, फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना अकाउंटिंग पॉलिसी। रिकग्निशन क्राइटेरिया में वो और चीजें भी आती हैं, वो जो FIFO के जरिए इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करना है या वेटेड एवरेज के करना है। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंटेशन का मेथड। अगर आप प्रेजेंटेशन मेथड चेंज करोगे तो समझो वो भी आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो। ये कौन सी चीज है, गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक पड़ा हुआ है ना, डायरेक्टली डिडक्ट करना है या सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है।
इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन का मेथड चेंज कर रहे हो। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है शायद पता है? एसओसीआई या एसओएफई में कोई वैल्यू कैसे प्रेजेंट करनी है। अब अगर हम एक बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन मेथड में ये चीज आती है कि आप लोगों ने पहले डायरेक्टली डिडक्ट करते थे, अब आप करोगे नहीं, डायरेक्टली डिडक्ट नहीं करते, हम सेपरेटली रिकॉग्नाइज करते। अगर इसमें कोई चेंज लाओगे तो वो कौन सा चीज होगी? अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये सारी चीजें रिकग्निशन क्राइटेरिया चेंज करो, मेजरमेंट बेस चेंज करो, प्रेजेंटेशन का मेथड चेंज करो, तो क्या कहलाएगा? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसमें क्या क्या कवर होता है वो लिख लो। नंबर 1, अगर आप कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल की तरफ जा रहे हो, या कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ जा रहे हो, फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ जा रहे हो, या फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल की तरफ जा रहे हो, तो ये सारा क्या कहलाएगा? अकाउंट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर नंबर 2, आप FIFO से वेटेड एवरेज आ रहे हो या वेटेड एवरेज से FIFO जा रहे हो, तो फिर भी ये क्या कहलाएगा? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तीसरे नंबर पे, अगर आप प्रेजेंटेशन का मेथड मतलब डायरेक्टली डिडक्शन से सेपरेटली रिकॉग्निशन वाली साइड पर जा रहे हो, या सेपरेटली रिकॉग्निशन से डायरेक्टली डिडक्शन की तरफ जा रहे हो, तो फिर भी ये क्या कहलाएगा? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आप कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करना शुरू कर रहे हो, या पहले कैपिटलाइज करते थे, आप उसको रेवेन्यू में लेकर जा रहे हो, तो ये भी क्या कहलाता है? चेंज इन अकाउंटिंग। मतलब ये चीजें अगर चेंज होती है तो हम उसे बोलते हैं कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है। ठीक होगी बात? नेक्स्ट, एस्टिमेट्स में क्या होता है? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में क्या होता है? वो कहता है कि मोस्टली ये किससे बिलोंग करता है? अनसर्टेनिटी ऑफ अमाउंट। इसकी अमाउंट सर्टेन नहीं होती, तो क्या होता है फिर इसका? प्रोविजन। क्या होता है? प्रोविजन। क्या क्या चीज आती है इसमें? बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। याद आया? बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर, क्या होता है इसमें? बैड डेट्स एंड प्रोविजन, क्या अमाउंट सर्टेन होती है? पहले हमें डाउट होता है कि हो सकता है 5% प्रोविजन, हो सकता है 3% लोग पैसे न दे। फिर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, इसमें भी क्या होता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस हो सकता है चेंज हो जाए, उसको बेस बनाकर हम अपने कॉस्ट की वैल्यू चेंज कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की। ये भी केस में कवर होगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तीसरे नंबर पर क्या आ जाता है? प्रोविजन फॉर वारंटी। प्रोविजन तो जिसके साथ भी लग जाए ना, वो हमेशा क्या होगा? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। इसमें अभी तक वो हमने लिखे नहीं जो हम लिखते होते हैं मेन, वो क्या है भला? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चेंज हो जाना, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस चेंज हो जाना। क्या मतलब है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चेंज हो जाना?
लाइफ चेंज हो जाए, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए, मेथड चेंज हो जाए, रेट चेंज हो जाए, ये सारा क्या करेगा, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर। ठीक होगी बात। तो आपने सिर्फ एक, पहले तो ये एक पेज रीडिंग करनी है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। टाइगर बिस्कुट खाया करो। हो गया। ये हमारे सिलेबस में नहीं, ये IAS 37 में जाकर पढ़ लेना, अल्लाह आपको वहां तक पहुंचाए। चलिए जी, ये चार चीजें, सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन एस्टिमेशन, प्रायर पीरियड एरर, ये सारी चीजें उसने बता दी। एक मिनट मैं लिखने वाला, डन हो गई ये चीजें। अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या आता है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मेजरमेंट बेस और प्रेजेंटेशन मेथड। अगर इसके प्रिंसिपल्स में कोई चेंज करो, बेसिस, कन्वेंशन, रूल चेंज करो, तो हम कहते हैं ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है। ठीक है। आगे उसने ये भी बताया, कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट इन द क्वालिफाइंग एसेट रादर देन चार्जिंग इन एक्सपेंस। पहले इसका चेंज इजाजत थी, अब इसकी चेंज की इजाजत, लेकिन ये है अकाउंटिंग पॉलिसी स्टिल। हम कहते हैं जी क्वालिफाइंग एसेट का जो इंटरेस्ट है वो हमने कैपिटलाइज करना। मेजरमेंट बेस में क्या आता है जी, प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मेथड, रिवैल्यूएशन मॉडल। प्रेजेंटेशन में क्या आता है जी, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट और सेपरेट रिकॉग्निशन। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में बैड डेट्स आ गया, प्रोविजन आ गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, अक्सर यहां पर एक बंदा धोखा खा जाता है जो थोड़ा थोड़ा सो जाता है। कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल में आना, एस्टिमेट है या पॉलिसी है, अकाउंटिंग पॉलिसी है। एसेट की फेयर वैल्यू बताना, ये एस्टिमेट है, और रीवैल्यू बताना कि एसेट की ये फेयर वैल्यू हो सकती है, तो ये तो पॉलिसी नहीं है। फेयर वैल्यू मेजर करना, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल या कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल, ये पॉलिसी है। तो ये द फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट या लायबिलिटी, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, क्योंकि एमसीक्यूज में ये सवाल आ जाते हैं। बात समझ लगी? फेयर वैल्यू मॉडल, कॉस्ट मॉडल, ये क्या कहलाएंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेकिन फेयर वैल्यू बताना अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक होगी बात? अच्छा, एक लास्ट चीज, अगर कभी किसी सिचुएशन पे आपको मुश्किल पेश आ रही हो कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी है या अकाउंटिंग एस्टिमेट है, मतलब प्रैक्टिकली मुश्किल आ रही हो कि पता ना चाह रहे हो कि जो चीजें स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई, कोई चीज ऐसी आ गई हमें नहीं पता चल रहा कि ये एस्टिमेट है या पॉलिसी है, तो कहते हैं अपने उसको एस्टिमेट समझ लेना है। अगर किसी चीज जो डिस्टिंग्विश्ड है, जो पहले से स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, ओके, जिसकी बात का नहीं पता चल रहा, उसके बारे में क्या कहना है कि वो अकाउंट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा या एस्टिमेट होगा, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट कहलाएगा। ठीक है, ये बात भी स्टैंडर्ड में लिखी हुई है। यहां पर अगर आप देखें कि व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम एस्टिमेट, द चेंज इज ट्रीटेड एज द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक होगी बात? चले जी, ये पेज आपने खुद पढ़ लेना है, आप कंप्लीट पेज पढ़ना है। हम सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नजर आ रहा है सबको? चलें जी, पूछना मैंने आपसे ही है। लिखा हुआ है कि आपने ये इसमें से ये ढूंढना है कि ये पॉलिसी है, एस्टिमेट है या एरर है, तीनों में से कोई एक बात बता दें।
An entity changes accounting for land and building from cost model to revaluation model. Policy है. If the useful life of the plant was revised, estimate है. The depreciation method for furniture was changed from straight line method to reducing balance. Estimate है. The cost formula used valuation of inventory from change FIFO to weighted average. ये accounting policy है. ठीक है. It was discovered that last year company inventory sheets were undercosted. Error है. कैसे पता चला कि पिछले साल काम लिखा हुआ है? तो ये पॉलिसी तो ना हुई ना कि हमने काम लिखना है, और ना ही एस्टिमेट है. तो ये क्या हुआ? एरर. It was discovered that actual NRV of inventory much lower than expected. The estimate है. It is discovered that actual NRV of, जब NRV चेंज होती है lower of cost and NRV, तो ये हमारा estimate होता है. Presentation change from current या non current to order of liquidity and the statement of financial position. पॉलिसी है. इसका मतलब क्या भला कि आपकी एक कोई चीज नॉन करंट एसेट में जा रही थी, अब आप उसको किस में लेकर आना चाह रहे हो? करंट एसेट में. है ये क्या? प्रेजेंटेशन है, रिकॉग्निशन है, क्राइटेरिया? ये प्रेजेंटेशन है. पहले हम नॉन करंट एसेट में लिखते थे, अब हम उसको करंट एसेट में लिखने जा रहे हैं. ऐसा करते क्यों? नॉन करंट से करंट में क्यों जाते हैं? बिजनेस को भी डिसॉल्व होने लगे. बिजनेस जब अगले साल आपको लगे कि डिसॉल्व हो जाना है, बंद हो जाना है, फिर तो सारे के सारे एसेट्स नॉन करंट वाले करंट बन जाते हैं. दूसरा, आप लोगों को पता होगा कि हम करंट मैच्योरिटी लोन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. अगर आपने 5 लाख का लोन अगले 5 सालों में पे करना है, वो जो अगले साल वाला लोन होगा वो करंट लायबिलिटी में जाए. आपने 5 बराबर किस्तों में लोन पे करना है, तो 4 किस्तें चली गई नॉन करंट में, 1 चली गई करंट में. चलें जी, ये हमारा हो गया. ये रेट्रोस्पेक्टिवली प्रोस्पेक्टिव की डेफिनेशन है, ये आप लोग देख लेना. IAS 8 के लिए नहीं, अकाउंटिंग के लिए नहीं. ऑडिट के अंदर ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं एज इट इज लिखने होते हैं कि भाई साहब, जब वो कहता है कि अच्छा IAS 8 की चीजें अगर आपको पता चल गई तो आपने क्या क्या लिखना है. एक नजर मैं आपको बता देता हूं. अब ये हमारे लिए इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. अच्छा, एक इसने ये भी लिखा हुआ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. हम फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर ना IAS 40 के अंदर या तो सारी प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू मॉडल पे रखते हैं या कॉस्ट मॉडल पे रखते हैं, अंडर सम एक्सेप्शन रूल्स. ठीक है. IAS 16 में ऐसा नहीं करते. लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात IAS 8 में लिखी हुई है. कहता है IAS 8 में यानी नहीं करते IAS 16 में. लेकिन एक बात है कि अगर फर्नीचर है तो तमाम क्लास ऑफ फर्नीचर में एक मेथड रखना है. फर्नीचर, व्हीकल, ट्रक वगैरह है या लैंड एंड बिल्डिंग है, इनके ऊपर आप अलग अलग मेथड अप्लाई कर सकते हो, रेट अलग अलग अप्लाई कर सकते हो. लेकिन अगर आपके पास फर्नीचर है तो उसके ऊपर ये नहीं कि कुर्सियों के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड, मेजों के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. ऐसा नहीं. कहते हैं उस टाइप ऑफ फर्नीचर के अंदर ना वो सेम पॉलिसी रखनी है, सेम एस्टिमेट रखना है. फिर गाड़ी सारी सेम रखना है. हाँ, गाड़ियों और फर्नीचर वो अलग अलग कर सकते हो. तो ये बात पेपर में भी आई हुई है. कहते हैं जनाब सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ, आप ना अकाउंटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट लिख लो कि हो सकता है पेपर में आ जाए. कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कैसे करते हैं. क्या रात को इस्तिखारा करते हैं? ख्वाब आता है कि आपने FIFO मेथड लगाना है या वेटेड एवरेज लगाना है? क्या करते हो? क्या तरीकाकार है? कहता है 2 तरीकेकार है. कहता है IFRS आपको कह दे, फिर तो फर्ज हो गया. आपको IFRS कह दे कि इस मामले में ये अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करनी है, फिर हमारी जजमेंट खत्म होगी. या वो कहता है मैनेजमेंट की जजमेंटल के ऊपर बेस करें. पेपर में सवाल आ जाएगा आपको कि बताओ जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट और अप्लाई करती है, कौन सी चीजें जज करती है, किस चीज को देखकर वो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करती है. हम पढ़ के आ रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना और उसको अप्लाई करने में कौन कौन सी चीजें कंसीडर करनी है. पहला, IFRS जैसे कहे वैसे करो. दूसरा, अगर
IFRS साइलेंट है तो फिर क्या देखेंगे, मैनेजमेंट की जजमेंट। अब मैनेजमेंट की जजमेंट क्या देखेगी, वो सबसे पहले देखेगी रेलिवेंट अकाउंटिंग इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग नीड्स फॉर यूजर्स। कहता है वो किसके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर रही है, कौन सा डिसीजन ले रही है। नंबर 2, वो जो रिलायबल है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलायबिलिटी देखेगी, अप्रोप्रिएटनेस देखेगी। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है कि वो जिस पर जैसे FIFO मेथड अप्लाई कर रहे हो उस इन्वेंट्री के लिए ये भी देखो कि हाँ FIFO मेथड इस पर सही सूट करता है। फिर रिलायबिलिटी देखेगी। अब इस रिलायबिलिटी में भी देख लें, पहले हम शुरू से पढ़ते हैं। कहते हैं व्हेन IFRS स्पेसिफिकली applies transaction event या condition the accounting policies applied to that item shall be determined by IFRS। कहता है जब IFRS स्पेसिफिकली बता दे उस आइटम के लिए IFRS की बात मान। दूसरा, इन एब्सेंस ऑफ IFRS, जिधर IFRS खामोश है, the management shall use its judgment in developing and applying the accounting policies that results in information that is relevant to the economic decision reliability in that financial statement। reliability में क्या क्या चीजें देखनी, आई कैप ऐसे फेल करने पे आए ना तो किसी से जगह से सवाल उठाकर दे दे फिर बंदा कर सकता। आई कैप के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ सवाल याद करके जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर। वो सवाल के अंदर यही पूछ लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए क्या चीजें देखी जाती हैं, घूम जाएंगे सारे। ये पॉइंट्स हैं, फेथफुली प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट सब्सटेंस ओवर फॉर्म, न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम बायसनेस, प्रूडेंस, कंप्लीट। इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, प्रूडेंट होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक रियलिटी देखनी है, सिर्फ लीगल फॉर्म नहीं देखनी। भाई बताया हुआ है आपको वैसे तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, वो कहता है कि अगर आप एक गाड़ी खरीदते हो ना लीज पे, हालांकि वो आपके नाम पे नहीं होती क्योंकि उसका रिस्क एंड रिवार्ड आपके नाम ट्रांसफर हो जाता है, तो इसलिए वो गाड़ी आपकी है। वो कहता है कि सिर्फ आप लीगल फॉर्म ना देखा करो बल्कि उसका कंट्रोल देखा करो, रिस्क एंड रिवार्ड देखा करो। और रिप्रेजेंट फेथफुली द इंफॉर्मेशन, क्या मतलब है रिप्रेजेंट द फेथफुली इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपने प्रेजेंट की है ना, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, अदर एक्सपेंस, अदर इनकम, वो फेथफुली करनी है, फुली ईमानदारी के साथ, उसमें कोई एरर और ओमिशन आपके नॉलेज में ना हो। एक तो है ना कि गलत इंफॉर्मेशन लिख दिया लेकिन आपको पता नहीं चला, ये काबिल बर्दाश्त है। लेकिन फेथफुली का मतलब क्या है कि आप गलत कोई इंफॉर्मेशन ना लिखें। तो कैसे जजमेंट करेगा, दो बातों पे। पहली क्या चीज है, रिलेट रेलिवेंट टू द इकोनॉमिक डिसीजन, या दूसरा रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी में कितनी चीजें आ जाती हैं, वो आ जाती हैं जनाब 5 चीजें। कौन कौन सी, फेथफुली प्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक डिसीजन सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए, और कंप्लीट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। ठीक होगी बात। और यही सवाल का जवाब ऑडिट के अंदर अगर आ जाए, वो कैसे आता है, कहता है मैनेजमेंट ने ना कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की है, तो आप क्या चेक करोगे, हमने ये बातें लिखनी होती है। वो कहता है कि मैनेजमेंट ने कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी, एक तो है ना IFRS में बताई है, ये तो मजबूरी है वही फॉलो करनी है। एक मैनेजमेंट ने अपनी जजमेंट के बेस बना के अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की है, हमने ये देखना है कि क्या जो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की है वो अप्रोप्रिएट है। हम वो इसमें देखेंगे कि रेलिवेंट टू द इकोनॉमिक डिसीजन है, क्या वो रिलायबल है, कंप्लीट है, न्यूट्रल है, प्रूडेंट है। ये बातें लिखकर आ जाते हैं कि कोई भी अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करेगी तो उसके लिए हमने ये चीजें देखना जरूरी होती है। आगे ये तो आपको आइडिया है। इन मेकिंग सच जजमेंट द मैनेजमेंट शुड कंसीडर द फॉलोइंग सोर्स, IFRS डीलिंग विद सिमिलर एंड रिलेटेड इश्यूज। क्या मतलब है, किसी जगह IFRS ने इस तरह का कोई इश्यू डील किया हुआ है, नहीं समझ लगी इस बात की। कहता है कि मैनेजमेंट जजमेंट करते हुए क्या बातें देखेगी, अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करनी है, वो देखिए कि क्या ऐसी सिचुएशन में किसी जगह, किसी मुल्क में, किसी फेज में
IFRS ने ऐसा कोई मामला डील किया हुआ है? अगर मिल जाता है तो हम भी वही इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है IFRS डील्स विद सिमिलर एंड रिलेटेड इशू एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में किसी जगह लिखा हुआ है। ISB फ्रेमवर्क हमने भी पढ़ा है, उसके अंदर भी मेजरमेंट बेस लिखे हुए हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट आप भूल गए होगा, लेकिन याद तो आ जाएगा ना। उसके बाद रीसेंट प्रोनाउंसमेंट फॉर अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, किसी और, एक तो हम है ना IFRS हम करते हैं अप्लाई, कुछ मुल्कों के अंदर हर मुल्क के अपने स्टैंडर्ड होते हैं। कहता है ये बात IFRS में भी नहीं है, ISB फ्रेमवर्क में भी नहीं मिली, ये देखो किसी और स्टैंडर्ड में इसका कोई लेन देन लिखा हुआ है इस ट्रांजैक्शन का, इस जैसे इशू का। अगर किसी और स्टैंडर्ड से कोई हेल्प मिल जाती है तो उसको देखकर लिखो। क्लियर होगी बात? जजमेंट बेस किसके ऊपर करेगी? दो चीजों पे, इकोनॉमिक डिसीजन पे और रिलायबिलिटी पे। बातें कौन कौन सी कंसीडर की जाएंगी? IFRS ने कभी कोई ऐसा इशू पहले यानी ऐसा इशू डील किया, या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में ऐसा इशू डिस्कस किया हुआ है, या किसी और स्टैंडर्ड में ऐसी चीज कोई डिस्कस हुई है, तो उसको कंसीडर करो और उसको देखकर अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करो और अप्लाई करो। चले जनाब, ये चीज तो होगी खत्म। अब हम चलते हैं एस्टिमेट्स की तरफ। मैं नहीं जा रहा क्योंकि मैं सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी की तरफ जा रहा हूं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आज हमने नहीं पढ़ना, कल पढ़ना है। मैं अकाउंटिंग पॉलिसीज की तरफ डायरेक्ट जा रहा हूं और उसके सवाल की तरफ जाने लगा। अकाउंटिंग पॉलिसी पे कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कब कर सकते हैं, ये आपने छोटे होते पढ़ लिया था। IFRS का है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो प्रेजेंटेशन है मोर रिलायबल हो जाए, उसे कहते हैं वॉलंटरी चेंज। IFRS कह दे कंपल्सरी चेंज, खुद चेंज करना चाहते हैं वॉलंटरी चेंज। वॉलंटरी चेंज कब इजाजत है? प्रॉफिट ज्यादा हो जाए तब नहीं, टैक्स कम हो जाता है नहीं, कब? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम मोर रिलायबल, फेथफुल प्रेजेंटेशन, अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, तब आप चेंज कर सकते। कहता है कि कब चेंज नहीं कर सकते? कहता है द एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द ट्रांजैक्शन इवेंट्स डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियस अकाउंटिंग। वो कहता है जो आप पिछले साल कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई की हुई, जैसे पिछले साल आपके पास व्हीकल है, आपने उसके ऊपर कोई मेथड अप्लाई किया हो या कुछ भी किया हुआ है। इस साल आपने फर्नीचर खरीदा, तो उसके ऊपर आप कोई और अप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कहोगे कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई है। पिछले साल जो काम कर रहे थे, अगले साल किसी और चीज के ऊपर कोई और काम करने लग जाओ तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हुई। वो कहता है एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट डिड नॉट अकर प्रीवियसली वर इममटेरियल। जहां इममटेरियल आता है वहां पर कुछ चीजें कंसीडर नहीं होती। चीजें क्या होनी चाहिए? मटेरियल। मटेरियल होंगी तो चीजें कंसीडर होंगी, वरना नहीं। मेन पेपर में सवाल जो आपको आ सकता है वो ये है बस, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशन पे। ये आप लोगों ने पढ़ लिया है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू FIFO वेटेड एवरेज से FIFO या FIFO से वेटेड रीवैल्यूएशन मॉडल टू। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये आपने कल मुझे बताना है, सिर्फ इतना। मैं फिर आपसे डिस्कस भी करूंगा। ये आपने कल पढ़ के मुझे इसके बारे में बताना है कि ये क्या लिखा हुआ, ठीक है। बल्कि ये सारा ही पूरा पढ़ लो, IS 8 का 17 to 19, ये पूरा पैराग्राफ 3, ये सारा आपने कल पढ़ना है और मुझे ये बताना है कि इसमें क्या लिखा हुआ था, ठीक है। हम आगे जाते हैं। मैं चाहता हूं कि एक सवाल हो जाए, सारा बोरिंग काम ना हो। चले जी, क्वेश्चन नंबर पे आ जाएं। ये है हमारा प्रैक्टिकल सवाल। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आ जाओ जरा। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो किस किस साल को चेंज करते हैं? अब सुन ले जरा, अगर SOFP आ जाए, अगर पॉसिबल है तो आपने 3 इयर्स स्टेटमेंट बनानी है। SPL के 2 ईयर बनानी है। कौन कौन सी? करंट और प्रीवियस। ये एक्सट्रैक्ट है, ये एक्सट्रैक्ट किसके? अकाउंटिंग पॉलिसी के। अकाउंटिंग पॉलिसीज के अगर एक्सट्रैक्ट आ जाए तो SOFP के कितने सालों के? कौन कौन से 3 साल?
करंट का क्लोजिंग, पिछले साल का क्लोजिंग, पिछले साल का ओपनिंग, और पिछले साल का जो ओपनिंग होता है वो उससे पिछले साल का क्लोजिंग होता है, इसलिए इसे 3 ईयर कहते हैं। आपने 3 सालों की प्रेजेंटेशन देनी है अकाउंटिंग पॉलिसी में। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आई कैप इस पेपर में फेल करना चाहे तो उसके पास सबसे आसान तरीका है, वो एरर का एक्सट्रैक्ट दे दे। एरर के अगर उसने एक्सट्रैक्ट दे दिए ना तो बस गए लोग, उसमें 99% लोगों को पता ही नहीं है। एरर के जब एक्सट्रैक्ट आते हैं, पता किस साल के आते होते हैं? करंट ईयर के आते ही नहीं है, पिछले सालों के आते हैं। उसमें करंट ईयर के एक्सट्रैक्ट नहीं आते, पिछले सालों के आते हैं। लेकिन मैंने देखा है ना कोई पढ़ाता है ना कोई बताता है, और ये हमारी बुक में सवाल दिया हुआ है, उसमें कहते हैं कि सवाल बुक में गलत दिया हुआ, हालांकि बुक में सवाल ठीक दिया हुआ। हम पढ़ेंगे इस सवाल एरर में। तो एसपीएल में अगर बनाएंगे तो कौन से बनाएंगे? 2 सालों का करंट। इसमें 3 साल कौन कौन से हैं? करंट का कैरी डाउन और प्रीवियस कैरी डाउन भी और ब्रॉड डाउन, हो गया 3 साल। और इसका क्या बनाएंगे? करंट का कैरी डाउन और प्रीवियस का भी कैरी डाउन। कैरी डाउन होते नहीं है, माजरत, ये तो फॉर द ईयर होते हैं। करंट ईयर के फॉर द ईयर डाटा और पिछले साल का फॉर द ईयर डाटा, ठीक है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे तो किस किस को कैसे कैसे चेंज करना है। अब सवाल के दौरान सारा कुछ सिखाना है मैंने, इसलिए जितना हो सके जिंदा रहना, जितनी कैपेसिटी है। मैं आपकी नींद को कुछ कह तो नहीं सकता, जितनी कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करना, सवाल आसान बन जाएगा। अगर ना इस्तेमाल किया तो फिर परेशान हो जाओगे। सवाल देखिएगा जरा, कहता है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव अमाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 2024, अगर पॉसिबल है 24, 23 और 22। एसपीएल के एक्सट्रैक्ट कौन से बनाएंगे? 24 और 23। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का रिटेन अर्निंग कॉलम मैंने कल ही बता दिया था। मैंने कहा आईएएस 8 के अंदर रिटेन अर्निंग का कॉलम आया करेगा। कौन सा कॉलम आया करेगा? रिटेन अर्निंग का। फॉर केईएल फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 24, इसमें क्या करेंगे? कितने साल? ये भी 3 साल, क्योंकि रिटेन अर्निंग एलिमेंट ऑफ इक्विटी, इक्विटी इज द एलिमेंट ऑफ एसओएफपी। क्लियर होगी बात? तो कहते हैं कि ये आपने एक्सट्रैक्ट बनाने हैं विद कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव क्या दिया? तो एसओएफपी के 3 साल, एसपीएल के 2 साल। आओ जरा सवाल के अंदर चल क्या रहा है वो देख लेते हैं। Following information has been extracted from the statement of cost shift engineering for the year ended December 24। कुछ हो तो नहीं गया? हसीब इधर है, हसीब नहीं है आज, सही इधर बैठा। चलिए 2024, 2023 और 2022 हो गया 3 सालों का डाटा। इसका मतलब है एसओएफपी तो 3 सालों की बन सकती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसने दे दिए और छोटा सा स्टार बना दिया, नीचे लिखा हुआ है related to property, plant and equipment and investment property, related to property, plant and equipment and investment property। नेट प्रॉफिट भी उसने दे दिया हर साल का, और कहता है पीपीई भी दे दिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी दे दिया और रिटेन अर्निंग भी दे दिया। अगर आप गौर फरमाएं, अगर आप लोगों को पता है इन चीजों का, तो फिर ये भी पता होगा कि ये जो चीजें हैं ये एसपीएल की चीजें हैं, और ये जो चीजें हैं ये एसओएफपी की चीजें हैं, और इसमें ये चीज जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कहता है to provide more relevant and reliable information about investment property, it has been decided to change the measurement base, decide to change the measurement base, क्या? From cost model to fair value model। और जब उसने कह दिया मेजरमेंट बेस चेंज हो रहा है तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मेजरमेंट बेस और प्रेजेंटेशन का मेथड चेंज करेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है। ठीक हो गया? इसको चेंज करने से पहले वो माहौल बनाएगा, चेंज करने से पहले
कौन सा माहौल बनाएगा कि वो कहेगा कि भाई मैं चेंज क्यों कर रहा हूं, तो प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। कि चेंज करने से पहले क्या देखा जाता है, क्या आईएफआरएस ने कहा है या प्रेजेंटेशन मोर रिलायबल हो रही है। तो वो कहता है कि टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, हमने डिसाइड किया है कि फेयर वैल्यू मॉडल, कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे चले जाएं। कॉस्ट मॉडल टू किसका, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ बिल्डिंग। वो कहता है एक ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है बिल्डिंग है जिसको आपने खरीदा कब था, 1121 at a cost rupees 150 million, 60% cost represent building component, तो बाकी किधर चली जाएगी, 60% बिल्डिंग है तो बाकी 40% लैंड। यूजफुल लाइफ 20 साल एंड रेजिडुअल वैल्यू 10 मिलियन। कहता डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन द अबव। वो कहता है जो पहले तो कॉस्ट मॉडल था ना, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ली होगी आपने, कहता है वो ऊपर वाली डेफिनेशन के अंदर शामिल है। The fair value of the investment property increased by 6% each year. अब आपने पहले कॉस्ट मॉडल चल रहा था, अब आप लोग लेकर आ रहे हो फेयर वैल्यू मॉडल, क्या आपके प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि पहले आप लिखते थे डेप्रिसिएशन हर साल एक्सपेंस, अब लिखोगे गेन लॉस। एक तब्दीली। दूसरी तब्दीली, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखी हुई है, पहले आप लिखते थे कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या लिखते थे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब क्या लिखोगे, फेयर वैल्यू। इस साल को लिखोगे या ऐसे जैसे शुरू से लिखते आए हैं, ऐसे लिखेंगे जैसे शुरू से। बड़े काम के ट्रिक बताने हैं, सो गए तो खो गए। बाद में फिर ये ना कहना कि IS 8 का सवाल ही हैंडल होता। अब आपने बनाना है SOFP के एक्सट्रैक्ट। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं, PPE पे कोई फर्क पड़ेगा? PPE पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके बारे में कुछ बताया हुआ है? चेंज तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो रही है। वो ये नहीं कह रहा कि हम IS 40 से IS 16 में आ रहे हैं, वो कहता है IS 40 का कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जा रहे हैं। बात समझ लगी? PPE पे कोई फर्क, क्या डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि जो कॉस्ट, जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की हुई है वो तो निकाल देंगे, क्योंकि इसमें तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी है। क्या नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे पड़ेगा और रिटेन अर्निंग पे भी फर्क पड़ेगा, बाकी सारे सेम। सबसे पहले हम कर लेते हैं वर्किंग। वर्किंग कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। वर्किंग में क्या होगा, हमने 4 साल, सारे सालों की डेप्रिसिएशन लेनी है, सारे सालों की डेप्रिसिएशन लेनी है और सारे सालों की फेयर वैल्यू लेनी है, काम हमारा आसान हो जाएगा। और जरा तरीकाकार देख ले। हमारे पास साल है जनाब 2024, 2023, 2022, 2021। आप कहेंगे सर हमारे पास तो साल 22 से आगे हैं, 21 को खरीदा था, कितनी डेप्रिसिएशन लिखी होगी उसके ऊपर और कितनी फेयर वैल्यू आनी चाहिए? क्या ऐसा आप बता सकते हो? मुझे बताओ उस एसेट के ऊपर 2021 में कितनी डेप्रिसिएशन आई होगी, जल्दी से बताएं जरा, जल्दी बताएं। 2021 की डेप्रिसिएशन फाइंड करके बताएं। गलत हो गई तो जंबो। ये आपके पास सवाल सामने है, मुझे बताएं 2021 की, 22 की, चारों सालों की ना स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन सेम आएगी, वो है कितनी, वो अमाउंट जल्दी से फाइंड करके बताएं। डेढ़ सौ की बिल्डिंग थी, 60% उसमें बिल्डिंग थी, 20 साल लाइफ, 10 मिलियन रेजुअल वैल्यू। मैं बोलना नहीं है, बोल मैं पूछूंगा, खुद पूछ। जो नींदें पूरी करते हैं उनको तो जंबो पड़ेगी। हाँ जी, पूछना शुरू करूं? हो गया फाइन? हाँ जी मानू, आपका तीनों का 4 ही होगा। हाँ हाँ जी, चलो करो। फातिमा 4, इजा
और 3 तो 4 पे अटक गए अरुज लाइबा। अच्छा कुछ लोगों ने नहीं भी फाइंड की वो कहते वो भी 4 आपकी बात नहीं कर। हाँ आप बताएं 4 ही आएगी तो आपकी कितनी आई है? अच्छा हाँ उमर अच्छा तैयब साकिब बताया पहले 2.6 था क्या कितना 2.4 का लो मेरे भाई पहले तो 150 में से इसका लेंगे 60% कितना आ गया 90 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20। इसका मतलब है आपकी हर साल डेप्रिसिएशन आ चुकी है वो है 4। अब मुझे बताओ ये जो डेप्रिसिएशन आ चुकी है अब तो यह मेथड खत्म कर रहे हैं तो इसको रिवर्स कर देंगे। ये डेप्रिसिएशन आ चुकी है ना एसपीएल के अंदर लेकिन हम क्या करना जा रहे हैं हम तो खत्म करना जा रहे हैं। हम कहते हैं कि हम तो फेयर वैल्यू मॉडल पे जा रहे हैं तो ये डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस लिखा था अब इनकम बन जाएगी रिवर्स कर देंगे इसको डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देंगे। ठीक होगी बात। अब फेयर वैल्यू आएगी वो कहता है हर साल 6% बढ़ जाएगी। कब खरीदा था ये एसेट 1121 को दिसंबर 21 में क्या वही फेयर वैल्यू रहेगी या चेंज हो जाएगी? अब बताएं कितनी चेंज होगी? 6% चेंज होगी तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी? कितनी 150 का 6% 159 तो फेयर वैल्यू गेन लिखना है हमने तो कितना आ जाएगा 9। हमने लिखना फेयर वैल्यू गेन। अच्छा ये हमारी इनकम बनेगी या एक्सपेंस बनेगा? इनकम बनेगी। फेयर वैल्यू गेन हमारा इनकम है। अच्छा फिर अगले साल अब ऐसा कर लो ताकि आपके लिए आसानी हो जाए 1121 को था 150 31 दिसंबर 21 को हो गया 1.06 से मल्टीप्लाई किया 150 22 में कितना हो जाएगा इसका 1.06 ले लो 9.54 नहीं 168.5 फिर 23 में 178.65 24 में 189.37 ये उनकी बुक वैल्यू आ गई एक तरह से जो हमने प्रेजेंट करनी फेयर वैल्यू फाइंड करनी थी ना। 2022 में कितना फर्क आया 2022 में 9.54 2023 में 10.1 2024 में 7 ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं जब हमने पॉलिसी चेंज की तो हमारे प्रॉफिट में इसे बोलते हैं पीरियोडिकल इफेक्ट। 2021 के प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा अगर हम डेप्रिसिएट कॉस्ट मॉडल ना होता और फेयर वैल्यू मॉडल होता तो ये जो 4 की डेप्शन आप लिख चुके हैं वो इनकम बन चुकी है। रिवर्स कर देंगे और ये इनकम में लिख देंगे तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट 13 से बढ़ जाएगा। किस साल का 2021 का। इसे कहते हैं फॉर द ईयर इफेक्ट पीरियोडिकली या फॉर द ईयर। हाँ जी 4 प्लस 13.54 14.1 14. मतलब इतने से हम अपना प्रॉफिट बढ़ा दें हमारा कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल हो जाएगा। सारे देखे जो उसने डेप्शन लिखी थी वो रिवर्स कर दी और जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए वो भी हम कर देंगे तो हमारे प्रॉफिट ठीक हो जाएंगे। एक आपने लिखना है कम्युलेटिव इफेक्ट। कम्युलेटिव इफेक्ट कैसे आएगा? पहला एज इट इज। अब आप देखो ना थोड़ा थोड़ा क्यूएम की भी यादें आना शुरू हो जाएगी। सीएफ बना देते कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली वैल्यू एज इट इज फिर हर अगली वैल्यू ऐड करके। अब फायदा होता है उस बंदे को FR1 पढ़ते हुए कि जिसका क्यूएम 2-3 अटेम्प्ट में पास होता है या अकाउंटिंग 2-3 अटेम्प्ट में पास होते हैं उनके कॉन्सेप्ट पक्के होते हैं।
जो पहली अटेम्प्ट में पास होता है उसके कॉन्सेप्ट कच्चे होते हैं। चले जी, फिर क्या आ गया 26.54, फिर 46, फिर 55. तो जी सवाल आपका ये वर्किंग है, लेकिन सवाल हो गया, अब सिर्फ पोस्टिंग करनी है। फॉर द ईयर इफेक्ट फॉर द ईयर में जाएगा, जो जो इफेक्ट जिस में जाएगा ना उसको हमने चेंज कर देना। ठीक है, अब हम सबसे पहले किसका एक्सट्रैक्ट बना लें, एसओएफपी का बना लेते हैं। ये आपके पास डाटा महफूज है? चलें जी, फिर आगे चलते हैं। ये आपने सारा मुझे लिखवाना है, नाम लिख देंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पेपर में आपने पूरा लिखना है, उसका एक्सट्रैक्ट लिख देंगे। एज एट होगा, एज एट कौन सा साल है, 31 दिसंबर है। आईएस 8 के एक्सट्रैक्ट 3 सालों के लिखते होते हैं, 2024, 2023, 2000 रुपीज इन मिलियन है या 1000 है, मिलियन। जैसा आपका रुपीज नीचे लिख दें। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड, मुझे बताओ कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क। तो मुझे बताओ कि 2024 में कितना पीपी है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 1457, 2023 156, 2022 1415। समझ लगी? इसमें तो समझने वाली कोई बात ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पहले जो आपने लिखा हुआ है कॉस्ट मॉडल पे लिखा हुआ है, लेकिन आप जो लिखेंगे फेयर वैल्यू मॉडल। तो 22, 23, 24 की फेयर वैल्यू लिखकर तो आए हम। वो मैंने कहा था जो डाटा महफूज करने का, ये वाली वैल्यू, ये 2022 की वैल्यू, ये 2023 की वैल्यू, ये 2024। और जब फेयर वैल्यू मॉडल होता है वो चीज एज इट इज लिख देते हैं, और जब फेयर वैल्यू मॉडल होता है वो चीज एज इट इज लिख देते हैं। तो फेयर वैल्यू वर्ड लिखवाएं जरा, फेयर वैल्यू इसकी 168.54, 1, ये 24 की बताओ, 24 189.37, 78.178.65 और 168.54, 168. रिटेन अर्निंग। अच्छा, रिटेन अर्निंग के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो है आपका कि आप रिटेन अर्निंग बना के फिर लिखें, और कभी कभी डायरेक्ट भी लिखा जाता है। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं, जरा गौर फरमाएं। आपके पास पहले रिटेन अर्निंग लिखा हुआ सारा, 24 का मुझे रिटेन अर्निंग बताएं, 24 का, 23 का और 22 का कितने रिटेन अर्निंग? 458, 374, 2। इसमें कम्युलेटिव इफेक्ट एडजस्ट कर दे, इसमें कम्युलेटिव इफेक्ट एडजस्ट कर दे, क्योंकि रिटेन अर्निंग कैरिड ऑन ग्रॉड से चलता है। तो जो पिछले साल के इफेक्ट्स हैं वो अगले साल भी आएंगे। तो इसका मतलब है इसके हमने कौन सा इफेक्ट लेना है? कम्युलेटिव। तो बताओ 2022 में कम्युलेटिव इफेक्ट क्या था? 2022 में कितना? 26. 2023 का कम्युलेटिव इफेक्ट 40.65 था, 4 था। और 2024 में 55.36, कम्युलेट, ये प्लस होगा माइनस, इससे हमारे क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से रिटेन अर्निंग हमारा बढ़ जाएगा। तो इसको प्लस करके मुझे बता दें, 2022 को प्लस करके बता कितना आ गया? 302.54, 302.54, 414.64, 400, 414.64, 414.64, 513.36, 513.36। 3.36। लो जी, एसओएफपी कंप्लीट हो गया आपका। क्या किया हमने? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी लिख लिया, ये बात समझ लग गई। रिटेन अर्निंग में कौन सा इफेक्ट लेते हैं? कम्युलेटिव।
और बाकी चीजों में जैसे जो इफेक्ट आता है वो। एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं, ये आई कैप सोल्यूशन के अंदर लिखता तो है लेकिन कम लोगों को पता होता है। आपने किया क्या पता है? आपने 276 में प्लस किया 26.54, तो ये चीज बता रहा हूं। फिर आपने 374 में प्लस किया 40.64, फिर आपने 458 में प्लस किया 55.36, ये प्लस किया और ये वैल्यू आई। गॉट इट? ऐसा किया है और इसमें कोई परेशानी नहीं आई जी? क्या? हाँ जी, लेकिन एक बात ये तो कुछ और बताने लगा। मुझे आप ये बताओ कि आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू कौन कौन सी लिखी हुई थी पहले? जो लिखी हुई थी पहले कॉस्ट मॉडल वाली 2022 की कितनी है? 142। 2023 में 130, 2023 24 134। इसमें 26.54 ऐड करो, इसमें से 40.64 ऐड करो, इसमें 55.36 ऐड करो, तो आपको एक जादू आई चीज नजर आएगी। क्या नजर आया? कोई जादू मिला? वही वैल्यू आ गई जो फेयर वैल्यू है। एक बात याद रखनी है, एक्सट्रैक्ट के अंदर इंपैक्ट भी तो एसेट में जितना ऐड करेंगे उतना ही रिटेन अर्निंग में ऐड किया, वो इक्विटी और एसेट वाला साइड बराबर हो जाती है। तो याद रखिए अगर आपको वहां पर टाइम थोड़ा है तो आपने सिंपल जितना डिफरेंस एसेट में ऐड किया उतना डिफरेंस इक्विटी में ऐड कर दें, या जितना डिफरेंस इक्विटी में ऐड किया प्लस माइनस किया उतना ऊपर जिसमें जो इफेक्ट होना है, क्योंकि बैलेंस भी तो करना होता है ना, तो ये बैलेंस हो जाता है। तो ये दोनों तरीकों से आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये किसका एक्सट्रैक्ट था? आप किसका बनाने जा रहे हैं? एसपीएल के कितने साल बनेंगे? 2 साल बनेंगे। एसपीएल में एक आ जाएगी डेप्रिसिएशन। क्या आपकी जो पहले लिखी हुई डेप्रिसिएशन है 22 की, 23 की और 24 की, क्या वो चेंज होगी या नहीं? कितने से चेंज होगी? वो 4 से जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन उसके अंदर ऐड है वो निकाल दो। पहले कितनी डेप्रिसिएशन लिखी हुई है? 28 और 27, इसमें से 4 माइनस कर दो, कितना आ गया? 23 और 20 नेट प्रॉफिट। पहले नेट प्रॉफिट 98 था और 84 था। अब नेट प्रॉफिट में क्या चेंज आएगा? पीरियोडिकल चेंज ले लो, और प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, उसके अंदर कौन सा चेंज लेंगे? पीरियोडिकल चेंज। तो बताओ 2024 के अंदर और 2023 के अंदर जो पीरियोडिकल चेंज नहीं लिखा हुआ फॉर द ईयर, वो प्रॉफिट में जाकर प्लस कर दो। वो सो तो नहीं गए हो? समझ लग रही है? तो बताओ पहले ये प्रॉफिट गिवन है आपका 98 में 2023 का कितना इफेक्ट था? प्लस कर दो, कितना नेट प्रॉफिट आ गया? 112.1। 2024 का प्रॉफिट गिवन है 84 में पीरियोडिकल इफेक्ट प्लस कर दो 98. तो बात समझ लग गई? क्या किया हमने? डेप्रिसिएशन में डेप्शन का इफेक्ट उसी टेबल से सारा कुछ चल रहा है। वो जो वर्किंग का टेबल है ना, जिसने डेप्शन को इफेक्ट किया वो डेप्शन में आ गया, जिसने प्रॉफिट को इफेक्ट किया प्रॉफिट को इफेक्ट किया, रिटेन अर्निंग वाला रिटेन अर्निंग में एडजस्ट किया। अब क्या कौन सा रह गया? इक्विटी। कौन सा रह गया? इक्विटी। आ जाओ जरा फिर इक्विटी पे। इक्विटी के ज्यादा इंपॉर्टेंट। इक्विटी में एक तरीका याद रखें, ये तो आपने लिखना है ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 24। इसके जवाब लिखने का तरीका अगर सही नहीं करोगे तो उस पेपर में नंबर नहीं देता, चाहे सारा सवाल ही ठीक क्यों, पूरे नंबर नहीं मिलते। सबसे पहले हम लिख दिया रुपीज इन मिलियन,
रुपीज इन मिलियन। सबसे पहले हम लिखेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, पिछले साल के ब्रॉडऑन से। कहां से स्टार्ट करेंगे, पिछले साल के ब्रॉडऑन से। ऐसा ही है, कोई करंट ईयर लिखना है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग लिखना है और प्रीवियस ईयर का ब्रॉडऑन लिखना है। तो हम लिखेंगे बैलेंस एट 1123। 1123 कितना बैलेंस है, 1123 का मुझे बता दे रिटेन अर्निंग। 1123 का रिटेन अर्निंग तो यही है, ये तो 22 का है, ये 22 का क्लोजिंग है, ये 22 का, तो 23 का ओपनिंग हो गया। कितना, 276। इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आओ जरा, मुझे इसमें लाजमी जाना पड़ेगा आपकी वर्किंग के। जी जनाब, आओ जरा ध्यान से देखना है, लिखते, कोई लिख रहा है ना तो लिखना छोड़ दे, और कोई सोच रहा है तो सोचना छोड़ दे। हम किस साल पे खड़े आए, 2023 पे। किस साल पे खड़े हैं, 2023 में। तो 2000 ये ऐसा ही है, इससे पीछे जितने साल हैं उनका इफेक्ट प्लस करके एडजस्ट करना है। इसके बाद जितने साल हैं हर साल का अलग अलग इफेक्ट एडजस्ट करना है। दोबारा बता रहा हूं, जिस साल से हम स्टार्ट ले रहे हैं उससे पहले एरर है या अकाउंटिंग पॉलिसी है, सबका इफेक्ट लेना है कम्युलेटिव, सबका इफेक्ट लेना है कम्युलेटिव। और इसके बाद कैसे लेना है, इंडिविजुअल, हर साल का अलग अलग। मतलब 23 के साल का अलग, 24 के साल का अलग, लेकिन उससे पहले कम्युलेटिव। क्या कम्युलेटिव इफेक्ट आ रहा है, 26 पॉइंट, या इन दोनों को प्लस कर लो या इसका कम्युलेटिव इफेक्ट ले लो, एक ही बात है। बताओ, रिटेन अर्निंग में प्लस होगा माइनस, प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट प्लस होगा। ये बात समझ लगी, दोबारा सुन लें। जिस साल से हम स्टार्ट ले रहे हैं उससे पहले जितने इफेक्ट्स हैं कलेक्टिवली एडजस्ट करने, फिर उसके बाद इंडिविजुअली हर साल का अलग अलग, हर साल 2 साल का अलग अलग करना है, पिछले साल का और करंट ईयर का। आओ जरा, कितना इफेक्ट आ गया, 26.5। तो हम लिख सकते हैं बैलेंस एट 1123 रीस्टेटेड, तो लिख सकते हो इसको। ये रीस्टेटेड लिखना भी जरूरी है, ये रीस्टेटेड लफ्ज लिखना भी जरूरी है। कितनी अमाउंट आ गई, 302.5। आप कौन सा कॉलम बना रहे हो ये भी पता है, रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग वाला अपना हिसाब ले आओ, क्या क्या इसमें प्लस होता है, डिविडेंड है, माइनस होगा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आ सकता है। जो जो इफेक्ट आते हैं ना रिटेन अर्निंग में वो लिखने, लेकिन इसमें तो हमारा सिर्फ प्रॉफिट ही है। तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, किस साल का लिखेंगे, 2023 का। और 2023 का भी कौन सा प्रॉफिट लिखेंगे, रीस्टेटेड। कौन सा प्रॉफिट लिखना है, रीस्टेटेड। 2023 का रीस्टेटेड प्रॉफिट पता है आपको, 2023 का अपने एसपीएल में जाओ, वहां मिल जाएगा आपको। 2023 का नेट प्रॉफिट रीस्टेटेड 11, और नेट प्रॉफिट ऐड करते हो ना, तो 2023 का नेट प्रॉफिट ऐड कर दो। इसके अंदर रिटेन अर्निंग का और कोई एलिमेंट नहीं है, एक्सेस डेप्शन नहीं है, जो भी रिटेन अर्निंग में होता है वो कुछ भी नहीं है। हमारे पास बैलेंस आ गया, बैलेंस एट किस साल का, 31 दिसंबर 2020, कितना, 414.6। ठीक होगी बात। फिर इसके अंदर ये पिछला कंपैरेटिव हो गया हमारा, अगला साल शुरू हो गया। नेट प्रॉफिट किस साल का, 2000। इसके साथ रीस्टेटेड नहीं लिखना, करंट ईयर के साथ रीस्टेटेड नहीं लिखना, ये बात याद रखनी है।
करंट ईयर के साथ रीस्टेटेड अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे रीस्टेटेड वाले, ये रीस्टेट कर ही नहीं रहे हम, क्योंकि अभी तो इसी साल में तो खड़े हैं। और ना ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी पहले ऑडिट हो चुकी है, वो ऑडिट हुई थी तो इसलिए उसे रीस्टेट कहा है, ये तो ऑडिट ही नहीं हुई अभी। चले जी, कितना नेट प्रॉफिट है? 98 उधर से मिल गया ना। लो जी, आपके पास बैलेंस आ गया, बैलेंस एट 31 दिसंबर 20 कितना 513.36 यहां तक ओके है। ये आपका स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी खत्म हो गया। यही सारी चीजें होती हैं, इसी में ही सारा कुछ होता है। सवाल इसके करने हैं, अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तीनों चीजें हमने कर ली और इसके अंदर पूरा स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी भी आ सकता है। तो आपका जो घर के लिए काम है वो देख ले, क्योंकि अगला लेक्चर आज नहीं होगा। तो बस ये आपने एक बात का ख्याल रखना है कि करंट ईयर के साथ किसी चीज के साथ रीस्टेटेड नहीं लिखना। इवन कि अगर आपने ये देखा होगा कि मैंने इस बैलेंस के साथ भी रीस्टेटेड नहीं लिखा, वजह क्योंकि ये अगला साल शुरू हो गया है, ये पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन चुका है। ये आपका सवाल पूरा हो गया। आपने लिमिटेशन को छोड़े, इसके अंदर देखते हैं कि ये सवाल कर लेना एक ही, ये डिस्क्लोजर्स हैं, इसको भी रहने दें। कंप्रिहेंसिव एग्जांपल पे चलते हैं। अच्छा, मैं ना ये मैसेज कर देता हूं आपको, क्योंकि वो क्लास का टाइम एंड हो गया।